अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर, जिसका नाम है रिश्ते की लाश। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी। चलें जी, शुरू करते हैं। रिश्ते की लाज। कादिर साहब हमारे पड़ोस में ही रहते थे। इनकी वालिद साहब से अच्छी खासी दोस्ती थी। पहले इनके हालात ठीक थे, बाद में आए दिन की हड़तालों की वजह से इनकी दुकान बैठ गई। कारोबार पर बुरा असर पड़ा और वो माली तौर पर बदहाल हो गए। जब दुकान में माल रहा और ना पैसा तो इसे बंद करना ही पड़ा। इन दिनों इनका बेटा आरिफ कॉलेज में पढ़ रहा था। बाप की माली हालत खराब होने का इसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ा और मजीद तालीम जारी रखना महाल नजर आने लगा। कादर साहब ने वालिद से जिक्र किया। वो बोले, मेरा एक दोस्त यूसुफ कल मुझे मिला था। इसे अपनी भाभी के लिए किसी ट्यूटर की जरूरत है। अगर आरिफ ट्यूशन पढ़ा दे तो वो अच्छी फीस देने को तैयार है। कादर साहब ने आरिफ से कहा, जिक्र किया। वो कहने लगा, ठीक है अब्बाजान, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन कहाँ जाना होगा बेटा? वो यहाँ से कुछ मील परे रहते हैं। तुमको मोटरसाइकिल पर जाना होगा। आरिफ हर हाल में तालीम जारी रखना चाहता था। तभी कहने लगा, अब्बा जान कोई बात नहीं, मैं वहां चला जाया करूंगा। आजकल तो यूं भी 2 माह की छुट्टियां हैं, आप इनसे ट्यूशन फीस की बात कर लें। वाले साहब से कादर अंकल ने कहा कि आप इन साहब से फीस तय कर लें। अगर वो अच्छी फीस देंगे तो हाँ कह दीजिएगा, ये शाम को जाकर पढ़ा आया करेगा। वो बोले, तुम इस बात की फिक्र मत करो, यूसुफ का भाई बहुत अमीर आदमी है, जो कहोगे वो रकम दे देंगे। आरफ को उन्होंने पता समझा दिया। अगले दिन वो शाम को इनके घर गया। वहां एक 60 साल बुजुर्ग ने इसका इस्तकबाल किया। वो समझा कि इन बुजुर्ग की बेटी को पढ़ाना होगा। मालूम हुआ कि बेटी को नहीं बल्कि इनकी बेगम को पढ़ाना है, जो प्राइवेट मैट्रिक की तैयारी कर रही हैं। वो कुछ हैरान तो हुआ कि मियाँ अगर 60 के हैं तो बेगम 50 की होंगी। क्या वो इस उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान दे सकेंगी? खैर, जब इनकी बेगम सामने आई तो वो शशदर रह गया, क्योंकि वो कोई उम्र रसीदा औरत नहीं बल्कि वो मुश्किल 18 बरस की लड़की थी। आरिफ को पढ़ाने से मतलब था। चंद दिन तो रुखशंदा नामी खातून बल्कि लड़की ने संजीदगी से पढ़ा, फिर इधर उधर की बातें ज्यादा करने लगी। आरिफ ने एक रोज इससे पूछा, आपकी उम्र क्या है? वो बोली, यही कोई 20-22 साल होगी। आप क्यों पूछ रहे हैं? इस वजह से कि आपके शोहर तो काफी उम्र के हैं। क्या ये शादी आपकी मर्जी से हुई है? जी। इस रोज तो रुखशंदा ने यही जवाब दिया, क्योंकि हम उम्र होने के बावजूद इनके दरमियान उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता था। आरिफ ने सोचा, मुझे क्या, मुझे तो पढ़ाने से मतलब है। रुखशंदा का शोहर खालों का कारोबार करता था, इसलिए अक्सर दूसरे शहरों में इसका आना जाना लगा रहता। वो हफ्ते में 2 दिन ही घर में रहता था। इस दौरान रुखशंदा अपनी सास के साथ घर में होती, जो 90 साल की ज़ईफ औरत थी। इसे कम सुनाई देता था और दिखता भी कम था। बूढ़ी माँ की खातिर ही मुनीर ने दूसरी शादी की थी। रुखशंदा के माँ बाप बहुत गरीब थे। उन्होंने इस मालदार बूढ़े से बेटी का ब्याह इसी वजह से किया था कि मुनीर साहब ने इसके वालिदैन और दीगर बच्चों के अखराजात उठाने की जिम्मेदारी भी ली थी और बराबर इनको हर माह खर्चा देते थे। जिन दिनों रुखशंदा की शादी इनसे हुई, इसकी उम्र 16-17 बरस थी। वो हरगिज इनके साथ शादी पर रजामंद न थी। फिर बाप की बीमारी और बेरोजगारी और घर की मुफलिसी को देखकर बिलाखिर मान गई, बल्कि मजबूरन इसे माँ और मामू की बात मानना पड़ी। वो इस शादी से खुश न थी। ये बिल्कुल एक बेजोड़ शादी थी। जो भी सुनता यकीन ना करता। एक दो ने समझाया भी, लेकिन जब लड़की के वालिदैन ने इनकी ना सुनी तो वो खामोश हो बैठे। बहरहाल रुखशंदा ब्याह कर ससुराल चली गई। जब तक शादी ना हुई थी वो अपने दिल को तसल्लियां देती रही कि चलो मेरी कुर्बानी से मेरे वालिदैन तो सुखी हो जाएंगे और बहन भाई भी पढ़ जाएंगे, बाप का इलाज हो सकेगा। ताहम शादी के बाद जब मुनीर को देखा तो फूट फूट कर रोई। यहाँ तक के ख्वाब और गोलियां खा ली, मगर डॉक्टरों ने इसकी जिंदगी बचा ली। मुनीर साहब भी परेशान हो गए। अब इनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये तो मुझसे जुल्म हो गया है। उन्होंने रुखशंदा से कहा, अगर तुम इतनी ही दुखी हो और मेरे साथ रहना नहीं चाहती तो मैं तुमको तलाक देकर आजाद करने को तैयार हूँ। तुम इस बात से मत घबराओ कि तुम्हारे वालिदैन और बहन भाइयों का क्या होगा।
तुम आजाद होकर मेके भी चली जाओगी तो मैंने जो खर्चा इन लोगों को देने का वादा किया है एक जरूरतमंद खानदान की मदद का सोच कर देता रहूंगा। रुखशंदा ने कुछ दिन सोचा तो इसको एहसास हुआ इसका शौहर बूढ़ा जरूर है लेकिन बुरा आदमी नहीं है। इसने भी अपनी माँ की खातिर दूसरी शादी की है। पहली बीवी की वफात के 15 साल बाद शादी। तकदीर में यही लिखा था। रुखशंदा ने अपनी एक सहेली से मशवरा किया। इसने कहा जो होना था हो गया। अब तुम शादीशुदा हो चुकी हो, तलाक का दाग खुद पर क्यों लगवाती हो? 2-4 साल सब्र सब्र कर लो, बड़े मियाँ ने तो आखिर मरना ही है। इनकी सारी दौलत तुम्हारी होगी, इनकी कोई औलाद तो है नहीं। तुम ये करो कि जायदाद अपने नाम लिखवा लो। बड़े मियाँ मर गए तो बाद में ऐश करोगी। तुम्हारी उम्र पड़ी है, फिर से शादी कर लेना। फिलहाल अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, इस तरह तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। वाकई रुखशंदा को कॉलेज की तालीम हासिल करने का बहुत शौक था, लेकिन हालात की वजह से पढ़ाई छोड़ना पड़ी थी। वो मैट्रिक का इम्तिहान भी ना दे सकी थी। रुखशंदा ने किसी तरह खुद को समझाया और शोहर से कहा कि जो मेरे नसीब में लिखा था मुझे मिल गया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ एक ख्वाहिश है कि पढ़ लिख जाऊं। आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दें, मेरे लिए घर पर ट्विटर का इंतजाम करा दें ताकि माँ जी अकेली ना रहे और मेरी तालीम हासिल करने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। मुनीर साहब ने कहा ये कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं कि मैं पूरी ना कर सकूं, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम पढ़ना चाहती हो। इसी दिन से उन्होंने ट्विटर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई भी खातून टीचर इतनी दूर जाने पर रजामंद ना हुई तो उन्होंने अपने भाई यूसुफ से कहा और यूसुफ ने मेरे अब्बू से। इस तरह इनके तौसत से आरिफ को ये ट्यूशन मिल गई और इसका पढ़ाई का मसला भी हल हो गया। नीयत नेक हो तो असबाब भी बनते चले जाते हैं, लेकिन ये भी सच है इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। रफ्ता रफ्ता हालात ऐसे पैदा होने लगे कि जिसके बारे में कोई सोच भी ना सकता था। आरिफ रोज मोटरसाइकिल पर ट्यूशन पढ़ाने जाता था और शाम को वापस आता था। एक रोज इसकी मोटरसाइकिल को एक कार ने टक्कर मार दी। खुदा का शुक्र कि जान बच गई, मगर चोटें आईं। वो लगड़ाता हुआ रुखशंदा के घर पहुंचा और इसे सारी बात बताई। रुखशंदा ने इसे बिस्तर पर लिटाया। जिस बाजू पर चोट आई थी इसकी ड्रेसिंग की, टांगों पर चोट लगने से नील पड़ गए थे। बोतल गर्म पानी करके टकोर भी कर दी, फिर नीम गर्म दूध दिया, पेन किलर भी खिलाई। इस वक्त वो यही कर सकती थी क्योंकि घर में कोई मर्द तो था नहीं। मुनीर भी अपने कारोबार के सिलसिले में गया हुआ था। इसका गोदाम दूसरी शहर में था। ये हादसा गोया कुदरत की तरफ से एक आजमाइश थी। ये दोनों इस हादसे के सबब एक दूसरे से करीब हो गए थे। अब जब भी दोनों ट्यूशन बैठते मुलाकात की नोयत जुदा होती। रुखशंदा के अंदाज में तब्दीली आ गई थी तो आरिफ भी खुद को बिल्कुल बदला हुआ पाता था। अब वो सुबह वक्त से पहले उठ जाता, जल्दी जल्दी नाश्ता करके ट्यूशन की राह लेता। माँ कहती कि इतनी जल्दी क्यों जाते हो? वो जवाब देता इस वक्त ठंडा टाइम होता है, दिन चढ़ जाता है तो गर्मी बढ़ जाती है। इधर रुखशंदा भी शिद्दत से इसकी मुंतजिर होती। दिन को इसका शौहर चला जाता। जब आरिफ वहां पहुंचता सास बेचारी तो हिलने जुलने से माजूर थी। अब रुखशंदा अपने सरापा पर खास तवज्जो देने लगी। हर वक्त घर में रहती लेकिन रोज एक नया जोड़ा निकाल कर पहनती और बनाव सिंगार करने लगी। रोजाना कोई अच्छी डिश बना कर रखती और आरिफ को खाना खिलाकर ही जाने देती। आखिर छुट्टियां खत्म हो गईं। अब आरिफ शाम को ट्यूशन पढ़ाने जाने लगा। वक्त गुजरता रहा। एक रोज रुखशंदा की तबीयत खराब थी। वो डॉक्टर के पास गई। जब लौटी तो बहुत खुश थी, जैसे इसे जीने का मकसद मिल गया हो। इन दिनों आरिफ के इम्तिहान होने वाले थे। वो इम्तिहान की तैयारी करना चाहता था, लिहाजा इसने 2 माह की छुट्टियां ले ली। जब पर्चे खत्म हो गए तो वो रुखशंदा के घर गया। इसके शौहर ने कहा तुम 1 माह और छुट्टी करो क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया है और मेरा वारिस इस दुनिया में आने वाला है। ये सुनकर आरिफ को झुरझुरी आ गई। जाने क्यों इसको ये इत्तला बुरी लगी और वो रुखशंदा से खिंचा खिंचा रहने लगा। बहरहाल रुखशंदा ने एक बेटे को जन्म दिया। इसके शौहर ने खूब खुशी मनाई। वो बेचारा तो इसी दिन का मुंतजिर था, मगर आरिफ को न जाने क्या हो गया कि वो जब भी इस बच्चे को देखता इसे गुस्सा आने लगता। इसका जी चाहता कि इस बच्चे को कहीं दूर फेंक आए, लेकिन ये अनहोनी बात थी, वो ऐसा कैसे कर सकता था। ताहम इसको अब अपनी जिंदगी एक बोझ महसूस होने लगी। वो इस दिन को कोसता जब इसने इस घर में कदम रखा था।
جب اس کا دل زیادہ بوجھل ہوا تو اس نے رخشندہ کو ٹیوشن پڑھانے سے منع کر دیا۔ وہ اب ایک بچے کی ماں تھی، اس کے بارے میں غلط سوچنا بھی گناہ تھا۔ وہ کئی دن وہاں نہ گیا تو بالآخر رخشندہ اپنے شوہر کے ساتھ عارف کے گھر آئی اور اس کے والدین کی منت سماجت کر کے اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ حالانکہ اب اس کا دل نہ چاہ رہا تھا کہ وہ ان کے گھر جائے۔ وہ سوچتا تھا کہ میں تو ایک غیر معمولی شادی شدہ لڑکا ہوں، اس عورت کو اپنے خاوند کی ناموس کی حفاظت کرنا چاہیے، کجا اس نے مجھے بھی غلط خیالات میں لگا کر ضمیر کی جلتی ہوئی بھٹی میں جھونک دیا ہے۔ رخشندہ مگر اپنے دلی جذبات پر قابو نہ رکھ پا رہی تھی۔ وہ اس سے زیادہ دیر تک بیٹھنے اور بے تکلفی سے بات کرنے پر مصر ہوتی، مگر عارف بے رخی سے کام لینے لگا۔ یوں ہی مشکل سے اس نے 2 ماہ کا وقت نکالا اور وہاں جانا چھوڑ دیا۔ چند دن گزرے، رخشندہ دوبارہ گھر آ گئی اور عارف کی والدہ کی منت کرنے لگی کہ وہ کم از کم FA تک ٹیوشن جاری رکھے۔ اس روز بھی مجبوراً عارف اس کے گھر چلا گیا، لیکن دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ اب اس معاملے کو ہر صورت ختم کر کے ہی آئے گا۔ ادھر رخشندہ نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج وہ فیصلہ کن بات کرے گی۔ گھر پہنچ کر وہ بولی، دیکھو عارف، اگر اب تم مجھ سے آنکھیں چراؤ گے تو میں تم پر کوئی الزام لگا دوں گی، تم کہیں کے نہ رہو گے۔ عارف نے عورت کی عظمت کے قصے سنے تھے لیکن یہ روپ کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عورت اپنی ادنا خواہشوں کے پیچھے اتنا گر سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ سکتے میں رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن سوچتا رہا کہ آخر کروں تو کیا کروں اور کیسے اس سے جان چھڑاؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے گلے کا توق بن جائے اور ماں باپ کی عزت بھی خاک میں مل جائے۔ آخر اس نے سوچا کہ اس کے شوہر سے کہہ دے، اس طرح بات بھی رہ جائے اور جان بھی چھوٹ جائے گی۔ عارف منیر صاحب سے گھر کے باہر ملا اور اسے کہا کہ آپ کی بیگم صاحبہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے ضرور پڑھاؤ، جبکہ اب میری اپنی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ میرا FSC کا دوسرا سال ہے، نمبر اچھے نہیں آئے تو محنت اکارک جائے گی، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر میں ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھ پر چوری کا الزام لگا دیں گی۔ میں کسی اور ٹویٹر کا انتظام کر دیتا ہوں، یہ اس پر بھی راضی نہیں ہے۔ آپ ہی میری مدد کیجیے، آخر وہ دوسرے ٹویٹر سے کیوں نہیں پڑھنا چاہتی؟ انہوں نے کہا، کسی اور ٹویٹر کو ہم اس لیے رکھنا نہیں چاہتے کہ تم پر بھروسہ ہے اور میں تم کو اپنے بیٹے جیسا درجہ دیتا ہوں۔ ہر کسی کو تو ٹویٹر نہیں رکھا جا سکتا۔ بہرحال تم کل گھر آنا، میں رخشندہ کو سمجھاؤں گا، تمہارے سامنے بات کروں گا، امید ہے وہ تمہاری مجبوری سمجھ جائے گی۔ دوسرے روز عارف کالج کی چھٹی کے بعد ان کے گھر گیا۔ دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے۔ منیر صاحب نے اس کی کافی آؤ بھگت کی، پیار سے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹے کیا تم نے میری بیگم کو پڑھانا چھوڑ دیا ہے؟ جی، اب اپنے امتحان کی تیاری کرنا ہے، اس لیے پڑھانے نہیں آ سکتا۔ تبھی وہ بیگم سے مخاطب ہوئے، آپ کو عارف میاں سے کیا شکایت ہے جو ان پر چوری کا الزام لگانا چاہتی ہیں؟ اس نے تو آپ کو پڑھایا ہے، آپ کے ساتھ نیکی کی ہے۔ وہ گھبرا کر بولی، مجھے تو ان سے کوئی شکایت نہیں، پھر کیا بات ہے؟ اس کی مجبوری ہے، یہ مزید نہیں پڑھا سکتا تو آپ نے دھمکی دے ڈالی ہے۔ یہ سن کر وہ پتھر کا بت بن گئی۔ ذرا دیر سوچا، پھر عیاری سے بولی، دراصل آج کل رشتے اچھے نہیں ملتے ہیں، میں اپنی چھوٹی بہن سے ان کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں، سوچا یہ مان جائے تو اس کی قسمت کھل جائے گی۔ بس یہی بات تھی جو ان کو پسند نہیں آئی۔ میں نے چوری کا الزام لگانے والی بات تو یہی مذاق میں کہہ دی تھی۔ کیوں، کیا ایسی بات ہے جس پر ٹیوشن چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ عارف نے اسباب میں سر ہلا دیا کیونکہ رخشندہ نے بات بنا دی تھی۔ دراصل مجھے ابھی تعلیم مکمل کرنی ہے اور کسی کی لڑکی کو اتنا انتظار کرانا میں ٹھیک نہیں سمجھتا۔ رخشندہ نے، اچھا سوچا، اور تم بھی ٹھیک سوچ رہے ہو۔ یہی تمہاری پڑھائی کی بات تو وہ بھی ٹھیک ہے، تم FSC کی تیاری کر لو، بے شک ہم مجبور نہیں کریں گے کہ تم ٹیوشن کے لیے وقت نکالو، میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ اگر اس دوران کسی قسم کی مالی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور کہنا، میں نے تم کو بیٹا کہا ہے تو اس رشتے کی لاج رکھوں گا۔ ان کے ایسا کہنے پر عارف شرمندہ ہو گیا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ ہرگز اس شریف آدمی کی حرمت میں مخل نہ ہوگا۔ یہ بزرگ ہیں یا بوڑھے ہیں، یہ ان میاں بیوی کا معاملہ ہے، میرا معاملہ یہ ہے کہ خطرے کی بو سونگھتے ہی پرے ہٹ جاؤں۔ گھر آ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ منیر صاحب نے معاملہ سلجھا دیا۔
ورنہ کچھ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ بیماری کا بروقت علاج کرانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تاہم وہ یہ ضرور سمجھتا تھا کہ رخشندہ کو ایک عمر رسیدہ سے بیاہ کر اس کے والدین نے غلطی کی ہے۔ بچیوں کے رشتے والدین کو اس طرح ہرگز نہ کرنے چاہیے۔ لڑکیاں بیچاری بے زبان ہوتی ہیں، اپنی شادی کے معاملے پر بول نہیں سکتی، پھر جب ان کے قدم بہک جائیں تو معاشرہ ہی ان کو برا کہتا ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی، اور میری ان کوششوں پر شیئر، لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ شکریہ۔